एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होगे। आई एम लाइबा, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। एज आई टोल्ड, मेरा नाम लाइबा है। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लाइफ साइंस। फिर मैं 1 ईयर प्रोग्राम का पार्ट थी एट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट आई डिड माई मास्टर्स इन बायोकेमिस्ट्री। आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन सर्वाइकल कैंसर। और अब मैं पार्ट हूँ ग्रेड प्लस का और आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी। ठीक है, तो आज से बायोलॉजी की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि मैं आपका बायोलॉजी बहुत अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। ठीक है, और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ऑलराइट बच्चों, पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम एक स्टोरी देखेंगे और उस स्टोरी के थ्रू समझेंगे कि डाइवर्सिटी होती क्या है, एक्चुअल में डाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, वैसे जब हम इंट्रोडक्शन पूरा डिस्कस कर लेंगे वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज डाइवर्सिटी। ठीक, फिर हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, क्योंकि हम सब ने देखा है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं या अपने आसपास देखते हैं तो हमको बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स देखने को मिलते हैं। मतलब सारे प्लांट्स एक तरह के नहीं होते हैं, है ना। तो फिर हम उसी के बेसिस पे क्या समझेंगे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। फिर हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। जिस तरीके से प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं वैसे ही एनिमल्स भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। हमने जो अपने आसपास देखे हैं उसमें ही आप देख लीजिए, हम काऊ भी देख रहे हैं, डॉग भी देख रहे हैं, कैट भी देख रहे हैं और ना जाने कितने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। कभी कोई जू गया होगा, जू में देखा होगा कि कितनी सारी वैरायटीज होती हैं अलग अलग बर्ड्स की, अलग अलग एनिमल्स की, है ना। तो हम उसी के बेसिस पे देखेंगे कि क्या होता है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, है ना। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और फिर वहीं पे हम डिफरेंशिएट करेंगे डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में कि आखिर डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस क्या है। खाली एक बायो वर्ड ही तो लगा हुआ है आगे ना। तो जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे तो हमें वो डिफरेंस आसानी से समझ में आएगा। ऑल राइट बच्चों, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह देती हूँ आप लोगों से कि आप लोग ना नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा। तो जो भी आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बताऊंगी कि हाँ ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और अगर नहीं भी बताती हूँ मैं तो अपना कॉमन सेंस यूज करके आप उसको छोटे छोटे पॉइंट्स को लिखते रहिएगा। ठीक है, चलो प्यारे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। शुरू करते हैं स्टोरी से। वैसे आपने देखा होगा, अभी भी आप लोग छोटे छोटे से हो तो बहुत सारे बच्चों को स्टोरीज सुनना बहुत पसंद होता है, स्पेशली रात के टाइम में जब आप अपना आप सोने के लिए जाते हो, है ना। चलो लेकिन आज हम अपनी पढ़ाई की स्टोरी से शुरू करते हैं। पता है क्या होता है, ये इमेज दिख रही है आपको, इस इमेज में देखिए, इसमें आपको दो अंकल दिख रहे हैं। मैम आप नहीं दिख रही हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख रही हूँ, आपको ये इमेज दिख रही है ना। देखिए आपको इसमें दो अंकल दिख रहे हैं और दो टीचर दिख रही हैं और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना। देखो क्या होता है ना कि ये होती हैं साइंस की टीचर मैडम सुलेखा। ठीक है, और ये बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे से आप लोगों की तरह। तो ये जो मैडम सुलेखा है ये प्लान करती हैं कि हम बच्चों को नेचर वॉक पे लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे? नेचर वॉक पे। तो वो इनवाइट कर लेती हैं डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल को। देखो, डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल को इनवाइट करेंगे। ठीक है, कौन करेगा? मैडम सुलेखा करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि उनका प्लान होता है कि वो बच्चों को एक इंटरेस्टिंग नेचर वॉक पे लेके जाएं। नेचर वॉक पे इसलिए वो प्लान करती हैं ताकि बच्चे अपने आसपास के वातावरण को समझ सके, जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो भी आसपास चीजें पाई जाती हैं उनके बारे में देख सकें, जान सकें कि आखिर है क्या ये, है ना। चलो आ जाते हैं डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल। ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, ये मेरा हैंड टच हुआ और सब। चलो कोई नहीं। अच्छा, आपने ये सोचा कि डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल को ही क्यों इनवाइट किया? वो तो किसी को भी बुला लेती। अगर सिर्फ एंजॉयमेंट ही उनका पर्पस होता है कि तो मतलब चलो घूमने चलते हैं, सब एंजॉय करेंगे, है ना। लेकिन कुछ तो पर्पस रहा होगा कि डॉक्टर रघु और मनीराम अंकल को ही इनवाइट करती हैं। क्योंकि जो डॉक्टर रघु होते हैं ना वो पास की लैब में एक साइंटिस्ट होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, डॉक्टर रघु साइंटिस्ट होते हैं, एक पास की रिसर्च
लैब में, ठीक है। अगर वहीं पे बात करें मनीराम अंकल की, तो इनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, मतलब ऐसे होते हैं वो ना कि अगर वो अलग-अलग तरह का प्लांट्स देखेंगे, एनिमल्स देखेंगे, तो वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कौन-सा प्लांट है, ये कौन-सा एनिमल है। जैसे हम लोग होते हैं बच्चे, हम लोग कुछ भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जैसे हम रोज़ का प्लांट देखते हैं ना, गुलाब का पेड़ बहुत बार देखते हैं, तो हमें पता होता है कि हाँ, ये रोज़ है। या हम काऊ देखते हैं, डॉग देखते हैं, तो हमें पता है कि हाँ, ये डॉग है। कोई डॉग को कैट तो नहीं कहता है ना कि नहीं-नहीं ये कैट है, या काऊ को बफेलो तो नहीं कहते हैं ना कि, है ना? क्योंकि हम अपने आस-पास इतनी बार देख चुके होते हैं, तो हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। इसी तरीके से जो मनीराम अंकल होते हैं, उन्होंने इतना कुछ एक्सप्लोर किया होता है, उन्हें इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो कोई भी एनिमल्स और प्लांट्स को देख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कौन-सा प्लांट है और कौन-सा एनिमल है, ठीक है? साथ ही साथ एक और टैलेंट उनमें होता है कि वो जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं, उनकी वॉइस मिमिक कर लेते हैं, है ना? बहुत सारे बच्चों में इवन ये टैलेंट होता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स या एनिमल्स की वॉइस मिमिक कर लेते हैं। मैं नहीं कर पाती हूँ, बट आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों में से भी शायद बहुत लोग वॉइस मिमिक कर लेते हो। अगर एनिमल्स और बर्ड्स की नहीं कर पाते होगे, तो अपने आस-पास तो आपने ट्राई किया होगा किसी ना किसी की एक्टिंग। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि किया होगा आप लोगों ने, ठीक है? तो इसीलिए इन दोनों को इनवाइट किया जाता है कि ये दोनों बच्चों की बहुत हेल्प करेंगे समझने में, जो भी आस-पास चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों? चलो। अच्छा, एक और चीज़, वॉक शुरू होने से पहले जो डॉक्टर रघु होते हैं, वो भी बच्चों को बताते हैं कि आप लोग बहुत एन्जॉय करोगे इस नेचर वॉक को। अच्छा, जब कोई चीज़ हम आप लोग को बताएँ कि ये इंटरेस्टिंग है, तो आपकी क्यूरियोसिटी और बढ़ती है जानने की, कि भई और जानना है कि ऐसा भी क्या है, क्या एन्जॉयमेंट होने वाला है ना? अगर मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये बहुत बोरिंग है, तो आपका पहले ही मन नहीं करेगा कि ये तो बहुत बोरिंग है, क्या ही करना है इस पे टाइम वेस्ट करके, है ना? तो उस इसी तरीके से जो डॉक्टर रघु हैं, वो बच्चों को बताते हैं कि आज वो अलग-अलग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में जानेंगे, और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है? फिर क्या होता है, वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बटरफ्लाइज़, प्लांट्स, ट्रीज़, सब बहुत अलग-अलग तरह के देखते हैं। कहाँ पे? जब वो नेचर वॉक पे जाएँगे, ठीक है? अब बेटा ये समझो, गए वो नेचर वॉक पे, देखी बहुत अलग-अलग चीज़ें, है ना? डिफरेंट टाइप्स, है ना? इसी को कहते हैं डाइवर्सिटी। तो अगर कोई पूछे डाइवर्सिटी क्या होता है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट वैराइटीज़। जैसे हम किसी शॉप पे जाते हैं, किसी कुछ भी, मान लो आपको अपना दिवाली के लिए कुछ आउटफिट बनवाना है, तो आप कहते हो बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ दिखाओ, अलग-अलग वैराइटीज़ की डिमांड होती है आपकी। जब आपको फाइनली कुछ पसंद आता है, आप उन वैराइटीज़ में से एक सेलेक्ट करते हो, ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे ही जब आप प्लांट्स देखोगे, तो आपको बहुत अलग-अलग वैराइटीज़ देखने को मिलेगी। आप अपने आस-पास देखते होगे, ग्रास है, कुछ बहुत छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, तो सब एक जैसे तो नहीं है ना, उनकी अलग-अलग वैराइटीज़ है ना। ऐसे ही एनिमल्स हैं तो एनिमल्स, लेकिन सब अलग-अलग है ना। काऊ अलग है, डॉग अलग है, सबके फीचर्स अलग हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा वैराइटीज़ या डिफरेंट टाइप्स, अलग-अलग तरह के टाइप्स, और यही है डाइवर्सिटी, ठीक है? अभी आप देखो, ये इमेज दिख रही है आपको? बहुत क्लियरली दिख रही है ना? इसमें आपको एनिमल भी दिख रहा है, बर्ड्स भी हैं अलग-अलग तरह के, स्नेक भी क्रॉल कर रहा है ना? ट्रीज़ आपको कुछ बड़े दिख रहे हैं, कुछ छोटे दिख रहे हैं, सब अलग-अलग दिख रहा है ना? तो यही तो है डाइवर्सिटी। आई होप डाइवर्सिटी का मतलब क्लियर है कि डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है? हाँ, ये मैंने क्या किया? मुझे आइडिया ही नहीं लगा, 1 मिनट बच्चों। आप लोगों ने बताया भी नहीं, इससे पता चल रहा है कि बच्चे कितने ज़्यादा फ़ोकस्ड हैं अपनी स्टडीज़ को लेके, कि उनका ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई पे था और मेरी बातों को समझने में था, ठीक है? तो ये देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स, ठीक है? अब ऐसे समझो, यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल देके समझाने की कोशिश की आप लोग को, कि जैसे आप किसी गार्डन में जाते हो, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बहुत अलग-अलग तरह के फ्लावर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप रोज़ भी देख रहे हो वहाँ पे, है ना? सनफ्लावर, सन या जो भी सीज़नल फ्लावर्स हैं, बहुत अलग-अलग देखने को मिलेंगे ना? कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ही फ्लावर आपको देखने को मिलेगा। उस गार्डन में बहुत सारी फ्लावर्स की वैराइटीज़ देखने को मिलेगी। तो वो हो गई ना डाइवर्सिटी, फ्लावर्स
जब बहुत अलग-अलग तरह के होंगे, बहुत सारी वैराइटीज़ होंगी, तो वही है डाइवर्सिटी, ठीक है? जस्ट लाइक अ गार्डन हैज़ मेनी टाइप ऑफ फ्लावर्स, नेचर आल्सो हैज़ मेनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? बहुत सारे अलग-अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे रहते हैं, चाहे वो पेड़-पौधे हों, चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है? अब हम देखते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। मैंने बताया हम अलग-अलग तरह के प्लांट्स देखेंगे, है ना? सारे प्लांट्स अलग-अलग तरह के होंगे। तो उसी के बेसिस पे हम देखते हैं कि प्लांट्स में क्या-क्या डाइवर्सिटीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स की, ठीक है? हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं, बहुत टेंडर होते हैं, मतलब बहुत नाजुक होते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी होता है, बिल्कुल छोटा-सा, नाजुक-सा, वैसे ही हर्ब्स होते हैं, ठीक है? बिल्कुल छोटे से होंगे। आप इसके एग्ज़ाम्पल में ले सकते हो क्या? कोरिएंडर, हरा धनिया आपने देखा होगा, हरी धनिया सबके घर में यूज़ होता है खाने में, है ना? तो वो कैसे एकदम छोटा-छोटा सा होता है। ऐसा तो नहीं है कि हरा धनिया किसी ने इतना बड़ा तो नहीं देखा है। या आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हो मिंट का, दैट इज़ पुदीना। ठीक है, तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? ये आएगा हर्ब्स की कैटेगरी में। अब हम बात कर लेते हैं श्रब्स की। जो श्रब्स होते हैं बेटा, वो हर्ब्स और ट्रीज के बीच में आएंगे। क्यों? क्योंकि जो हर्ब्स होते हैं वो श्रब से छोटे होंगे, और जो ट्रीज होंगे वो श्रब से क्या होंगे? बहुत बड़े होंगे। ठीक है, आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हो लेमन ट्री, मतलब नींबू का पेड़, ठीक है? या आप कह सकते हो रोज का प्लांट, है ना? गुलाब का पेड़ देखा है? वो आप किस कैटेगरी में रखोगे? श्रब वाली कैटेगरी में। फिर हम बात कर लेते हैं ट्रीज की। ट्रीज जो बहुत बड़े-बड़े पेड़ होते हैं, जिसका ट्रंक बहुत मोटा होता है, जैसे आम का पेड़ होता है। क्योंकि वो इतना बड़ा होता है, अगर उसका ट्रंक पतला-सा होगा, तो उतने बड़े पेड़ का वेट कैसे उठा पाएगा? आप सोचो कि ये पतली सी पेन आपको दिख रही है, इसके ऊपर बहुत बड़ा वेट रख दो तो ये पेन टूट जाएगी ना। तो ये वाला जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए वो थिक होना चाहिए ना। उसी तरीके से ट्रीज में जो ट्रंक होगा, जो सारी ब्रांचेस होंगी, वो क्या होंगी बेटा? वो थिक होंगी। स्टेम पूरा जो होगा वो थिक होगा, क्योंकि ट्रीज बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो मैंगो ट्री का, या बनियान ट्री का, ठीक है? पीपल का पेड़ आप लोगों में से किसी ने देखा है? कितना बड़ा-सा होता है। तो ये सब किसकी कैटेगरी है? ट्रीज़ की कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं क्लाइंबर्स और क्रीपर्स की। क्लाइंबर्स और क्रीपर्स को हम डिफरेंशिएट करने से पहले समझ लेते हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है? क्लाइंबर्स और क्रीपर्स के बेटा जो स्टेम्स होते हैं वो इतने वीक होते हैं कि उन्हें ग्रो करने के लिए एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। मतलब वो बिना किसी सपोर्ट के ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। जैसे हम लोग होते हैं, छोटे से होते हैं, इवन बड़े भी हो जाते हैं, तो हमें अपने पेरेंट्स की जरूरत होती है। वही जब बिल्कुल हम छोटे हैं, हम अपना कोई भी काम खुद नहीं कर पाते हैं। पूरी तरीके से हमें सपोर्ट कौन करता है? हमारे पेरेंट्स करते हैं। हमारे नरिशमेंट के लिए, हमारी प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, है ना? दैट्स व्हाई हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? आप लोग भी हमेशा करिएगा बच्चों। लेकिन अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये समझते हैं, ठीक है? बेटा जो क्लाइंबर्स हैं, क्लाइंबर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करते हैं? क्लाइंब करते हैं इस तरीके से। किसी भी वॉल का या किसी भी पोल का सपोर्ट लेके जब वो ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे, उन्हें हम कहते हैं क्लाइंबर्स। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट। क्या? मनी प्लांट का एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया क्योंकि बहुत बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों के घर में रहता है, ठीक है? या आप ले सकते हो ग्रेप वाइन का एग्जाम्पल। ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का पेड़ आपने देखा होगा, या आपने वो वाली स्टोरी सुनी होगी जिसमें वो लोमड़ी कहती है अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि वो ऊपर पूरा पोल के सपोर्ट से ग्रेप्स बहुत ऊपर होते हैं, और जो लोमड़ी होती है वो ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाती है ना? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? क्लाइंबर्स का। तो हमेशा याद रखिएगा क्लाइंबर्स क्या होते हैं? ये ऊपर की साइड ग्रो करेंगे कुछ इस तरीके से। एक मिनट में दिखाती हूँ। मान लीजिए ये पोल है, ठीक है? तो इस पोल का सपोर्ट लेके ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करेंगे। कौन? मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, या जो भी क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है? अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? क्रीपर्स की। क्रीपर्स के लिए तो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी, क्रीपर्स नाराज हो जाएगा। कोई बात नहीं, क्रीपर्स को नाराज नहीं होने देंगे। हम इधर जगह बना लेते हैं क्रीपर्स के लिए। क्रीपर्स क्या होते हैं? इनके भी स्टेम बहुत वीक है, इन्हें भी चाहिए एक सपोर्ट ग्रो करने के लिए, लेकिन ये कभी भी ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करेंगे। ये ग्राउंड पे ही क्रीप करेंगे, मतलब जमीन का ही सहारा ले लेंगे,
वहीं पे स्प्रेड करेंगे और वहीं पे अच्छे से ग्रो करेंगे। ठीक है, समझ में आया? कुछ इस तरीके से। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हो क्या, पंपकिन, कद्दू या वाटरमेलन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, क्रीपर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, बताती हूँ मैं आपको। अब तो ये इरेज हो ही गया है, ये है क्रीपर्स। ठीक है, ये ग्राउंड पे ही, और ये है पंपकिन। ठीक है, तो ये ग्राउंड पे ही ऐसे स्प्रेड होते जाएंगे, ग्राउंड का ही सपोर्ट लेंगे, ऐसे ही क्रीप कर करके ग्रो करेंगे, कभी भी ऊपर के डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है सॉरी, आगे बढ़े बच्चों। अब हम इनको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। किसको, हर्ब, श्रब्स, जो भी डाइवर्सिटी इन प्लांट्स के बारे में अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया है, उसको और डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, अच्छा, उससे पहले अगर किसी को कोई डाउट है, डाइवर्सिटी नहीं समझ में आया, या मैम हर्ब्स नहीं समझ में आया, कुछ भी, तो आप लोग पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए ही ओपन है बेटा। आ गया सबको? अरे वेरी नाइस, बहुत जीनियस बच्चे हैं। चलो, लेकिन कहीं पे भी नहीं आए ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ तभी आप पूछ रहे हो, आप फौरन पूछ सकते हो। ठीक है, हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। चलो देखते हैं हर्ब्स। तो हर्ब्स जो होगा बेटा, इसके जो स्टेम होते हैं, मतलब इसका जो तना होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मुलायम होता है। ठीक है, बहुत इजीली आप उसको तोड़ सकते हो। आपने देखा होगा हरा धनिया, हरा धनिया मैं इसलिए एग्जांपल बार बार ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है और बहुत सारे घर में यूज होता है, ऑलमोस्ट सभी घर में यूज होता है। तो आपने देखा होगा उसके जो स्टेम है ना, वो बहुत ज्यादा टेंडर होते हैं अच्छा, स्टेम क्या होता है, किसी बच्चे को ये डाउट है तो मैं बता देती हूँ बेटा। ये मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है, यहाँ से लीव्स निकली हुई है, तो इसको हम कहते हैं स्टेम। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है स्टेम। ठीक है, तो ये क्या होगी, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगी, ग्रीन कलर में होगी और बहुत टेंडर, बहुत नाजुक सी होगी। ठीक, अगर वहीं आप बात करो उसकी लीव्स की, तो वो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्मॉल है। जैसे मैंने अभी पहले आपको बताया कि जैसे छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा सा नाजुक सा होता है, तो उसके सारे बॉडी पार्ट्स भी तो नाजुक होते हैं। उसी तरीके से जो हर्ब्स है वो बहुत ज्यादा टेंडर है, तो उसके जो भी पार्ट्स हैं, चाहे वो लीव्स है, स्टेम है, वो सब क्या है, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेंडर होते हैं, जैसे कि हरा धनिया, कोरिएंडर। अब हम बात करते हैं, हाँ बेटा, फ्लावर्स बहुत सारे कलर के हो सकते हैं, चाहे वो व्हाइट हो, पिंक हो, मतलब कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है कि हर्ब्स के जो फ्लावर्स होंगे वो सिर्फ व्हाइट कलर के होंगे, नहीं, पिंक भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रब्स की। श्रब्स की जो स्टेम होगी ना, वो हार्ड होगी इन कंपैरिजन ऑफ हर्ब्स। हर्ब्स मैंने बताया बहुत सॉफ्ट होंगे, लेकिन श्रब्स के क्या होंगे, थोड़े से हार्ड होंगे, थोड़े वुडी होंगे, ऐसे लकड़ी के, है ना, ग्रीन कलर में नहीं आपको देखने को मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। वहीं अगर आप बात करो उसकी लीफ की, तो वो फ्लैट होगी और ब्रॉड होगी। जैसे आपने रोज की लीफ देखी होगी ना, कुछ इस तरीके से होती है, ब्रॉड सी और फ्लैट, है ना। तो श्रब्स की जो भी लीव्स होंगी वो इसी तरीके की होंगी, और जो इसके फ्लावर्स होंगे ना, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है, उसके ब्रांचेस बहुत फ्रेग्रेंट होती हैं। ऑलराइट, इतना समझ में आया। अब बात कर लेते हैं हम ट्रीज की। भाई, ट्रीज होंगे बड़े मजबूत से, बहुत थिक से, जैसे मैंने पहले भी बताया, उसके जो ट्रंक होंगे, स्टेम होंगी, जो भी ब्रांचेस होंगी, मतलब शाखाएं होंगी, वो सब क्या होंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, क्योंकि ट्रीज जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। ये इमेज में देखिए, है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत थिक होगी, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड वुडी। ठीक है, इसकी जो ब्रांचेस होंगी वो भी क्या होंगी, ग्रीन कलर की होंगी, बड़ी बड़ी सी होंगी। अच्छा देखिए बेटा, ये सब ना मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बता रही हूँ, मैंने आपको हर्ब्स में एग्जांपल दिया कोरिएंडर का, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम सब देखते हैं, तो ये माइंड में खुद ही आ जाना चाहिए कि अच्छा ये बहुत छोटे से होते हैं, बहुत टेंडर से होते हैं, नाजुक से, इनके जो भी स्टेम्स, लीव्स, ये सारी चीजें होंगी बहुत ज्यादा टेंडर होंगी। ठीक है, फिर आप श्रब्स में एक एग्जाम्पल आपने रोज का याद कर लिया। अब आप रोज का प्लांट अगर आपने देखा है, तो आप अपने माइंड में उस इमेजिनेशन को या आप कह सकते हो, आप विजुलाइज करो कि कैसा होता है रोज का प्लांट, है ना। तो एक बार चीजें आपने इमेजिन कर ली, तो ये सब कुछ भी मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी इजिली लिख पाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यस मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
चलो अभी क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में अगेन वही पॉइंट रिपीट हो रहे हैं कि ये जो होती है, इसके जो स्टेम होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होंगे। अच्छा फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? मान लीजिए ये पेन है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ठीक है? ये मैं ऐसे मूव कर रही हूँ, नहीं हो रही है ना? लेकिन अगर आपने क्लाइंबर्स देखे होंगे तो वो फ्लेक्सिबल होते हैं तभी तो ऊपर ईज़िली मूव हो जाते हैं ना, आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो फ्लेक्सिबल ना हो, वो मूव ही ना हो पाएँ, तो आप सोचो फिर तो वो ऐसे ही स्ट्रेट खुद ही से खड़े हो जाएँ ना, कोई सपोर्ट ही नहीं चाहिए होगा उन्हें। ठीक है? ग्रीन कलर के होते हैं, स्मॉल से मीडियम साइज के देखने को मिलेंगे और इनके जो फ्लावर्स होंगे ये भी स्मॉल टू मीडियम साइज होंगे और कलरफुल होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्रीपर्स की। क्रीपर्स भी अगेन बहुत सॉफ्ट होंगे, वीक होंगे और फ्लेक्सिबल होंगे, तभी वो मूव करते हैं आराम से जहां उनकी मर्जी कर होती है, ठीक है। ग्रीन कलर के होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है? और इनके जो कलरफुल फ्लावर होते हैं, वो ग्राउंड से ही क्लोज़ होते हैं। अरे! ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, जब क्रीपर्स हैं, नीचे ग्राउंड पे ही क्रीप करें तो उनके फ्लावर्स हवा में क्या करेंगे? हवा में थोड़ी ना ग्रो करेंगे। भाई जब वो पूरा नीचे ही ग्रो कर रहे हैं, तो फ्लावर्स भी क्लोज़ टू द ग्राउंड ही होंगे ना। चलो कहाँ आ गए हम? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन ऑफ कुछ डिफरेंट प्लांट्स हैं जो हमारे आस-पास होते हैं। ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जब आप अपने आस-पास जाते होगे, कॉमन ग्रास बहुत ही कॉमन है, हम सब देखते हैं ग्राउंड में, बाहर निकलते हैं तो हमें ग्रास देखने को मिलती है। कैसे वो बहुत सॉफ्ट होती है, एकदम पतली-पतली सी होती है। किसी ने ग्रास ऐसे तो नहीं देखी है, बहुत मोटी-मोटी सी? नहीं भाई, सॉफ्ट एंड थिन होती है, ठीक है? इसमें जो सिंगल लीव्स होती है वो ग्रो होती है अल्टरनेटिव पैटर्न में और डिफरेंट कहाँ से? डिफरेंट पॉइंट से ऑन द स्टेम। ऐसे समझिए, इमेज से आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? मान लो बेटा ये स्टेम है, ठीक है? ये एक पॉइंट है, यहाँ से निकली एक लीफ, ठीक है? अब जो दूसरी लीफ ग्रो होगी वो इस पॉइंट से ना ग्रो होके दूसरे पॉइंट से ग्रो हो, ठीक है? फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। कभी भी सेम पॉइंट से नहीं ग्रो होगी। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ नोट्स और इंटर नोट्स क्या होते हैं, ठीक है? ये कलर नहीं अच्छा लग रहा है बच्चों, 1 मिनट। अच्छा कलर लूँगी मैं। ये है प्लांट, ठीक है? ऐसे ही समझ लो आप। ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से लीफ ग्रो हो रही है, ठीक है? इसको कहेंगे हम नोड्स, ठीक है? जहाँ-जहाँ से ग्रो कर रही है देखो, ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये क्या हो गए? नोड्स हो गए, ठीक है? फिर ये 2 ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, सॉरी बच्चों, ठीक है? अब ये जो 2 नोड्स के बीच का पार्ट है ना, मान लो ये 2 नोड्स हो गए, ठीक? ये 2 नोड्स के बीच का जो पार्ट है इसको कहते हैं इंटर नोड्स, ठीक? लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ भाई, परेशान नहीं होना है बिल्कुल। इंटर नोड्स और ये था नोड्स। तो 2 नोड्स के बीच वाला जो पार्ट होगा उसको कहेंगे इंटर नोड्स और जहाँ से लीव्स जो पॉइंट होता है जहाँ से ग्रो करती है आप कह सकते हो अटैच होती है उसको कहते हैं नोड्स। समझ आ गया बच्चों को? नो डाउट बच्चे बहुत अच्छे हैं। ओके, ओके, ओके। हाँ, फिर हम बात करते हैं तुलसी की। नहीं, अब ये व्हाइट कलर नहीं अच्छा लग रहा है। रुक जाओ बच्चों। अब बात करते हैं हम तुलसी की, ठीक है? तुलसी का जो स्टेम होता है वो होता तो थिन है, मतलब पतला-पतला सा होगा, लेकिन हार्ड होता है। थिन का मतलब ये नहीं होता है कि वो कमज़ोर ही होगा, ठीक है? तो होता थिन है बट हार्ड होता है, ठीक है? इसमें जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में होता है, मतलब एक-दूसरे के ऑपोज़िट होगा। मान लीजिए ये है, अगर एक लीफ इधर ग्रो कर रही है तो दूसरी बेटा इधर ग्रो करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? दिस इज स्टेम, एक इधर और एक इधर, एक दूसरे के ऑपोजिट में, ठीक है? किसमें? तुलसी में। इसके जो फ्लावर होंगे वो पिंकिश पर्पल होंगे और तुलसी के बहुत सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको चाय में यूज करते हैं, है ना?
जब थ्रोट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो भी बहुत सारे लोग तुलसी का यूज़ करते हैं और साथ ही साथ ये एक होली प्लांट भी आप कह सकते हो, है ना? बहुत सारे लोग वर्शिप भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में होगा तुलसी का प्लांट। फिर हम बात करते हैं हिबिस्कस की। हिबिस्कस के जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े से पिंकिश होते हैं या आप रेडिश कह सकते हो, है ना? और ये बेसिकली ऑर्नामेंटल फ्लावर्स होते हैं, मतलब डेकोर पर्पज़ से ज़्यादा यूज़ होते हैं। या है ना? लोग गार्डनिंग वगैरह में भी इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? तो और इसमें भी बेटा जो लीव्स होगी ना वो ऑपोज़िट डायरेक्शन में होगी। जैसे मैंने आपको तुलसी में बताया ना कि एक दूसरे के ऑपोज़िट, मतलब अगर एक लीव्स इधर है तो उसके ऑपोज़िट में दूसरे साइड होगी, ठीक? फिर हम बात करते हैं नीम। अरे बाबा! नीम तो सुनते ही जो बिटर टेस्ट मुँह में आता है, मतलब वो फ़ील होने लगता है। नीम की इमेज ही वो बन चुकी है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं नीम के। हार्ड होता है, थिक होता है, आपने नीम का पेड़ देखा होगा, बहुत बड़ा होता है और बहुत उसका जो ट्रंक होगा वो थिक होगा, है ना? ग्रीन कलर के फ्लावर्स होते हैं और जो इसकी लीव्स होंगी, जो पत्तियाँ होंगी, उसका जो सरफेस होगा, वो क्या होगा, बहुत स्मूथ होगा, बहुत मुलायम होगा। और इसमें भी क्या होगा बेटा, जो सिंगल लीव्स होगी वो ग्रो करेगी अल्टरनेटिव पैटर्न में, मतलब अगर एक नोड से निकली तो फिर दूसरे नोड से निकलेगी। कुछ इस तरीके से, ये नोड्स हैं ना, यहीं यहाँ से क्या निकलेगी, लीव्स। तो कुछ ऐसा ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग वाला पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि पेयर ऑफ लीव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट, अल्टरनेटिव डायरेक्शन में मतलब अलग-अलग नोड से निकल रही हैं पत्तियाँ, ठीक है? अलग-अलग नोड से अटैच्ड हैं। ऑलराइट, इतना समझ में आया? अब हम बात कर लेते हैं डाइवर्सिटी इन एनिमल्स की। जब हमने इतनी बात कर ली है प्लांट्स के बारे में तो एनिमल्स को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी हम बहुत अलग-अलग तरह के देखते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत अलग-अलग तरह के एनिमल्स दिखेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं क्रो। क्रो कहाँ पे रहते हैं? ट्री, पेड़ पे ही देखने को आपको मिलेंगे, है ना? इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ये आपने देखा होगा अपनी बीक में ऐसे ट्विग, ट्विग क्या होती है? ऐसे ब्रांचेज़ होती हैं, पतली-पतली सी, लेके जाते हैं और अपना घर बनाते हैं, ठीक है? नेस्ट, ट्री वगैरह पे ही बनाते हैं, है ना? ये देखो यहाँ पे लिखा है कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक। क्यों? क्योंकि उन्हें नेस्टिंग वगैरह करनी होती है, अपना घर बनाना होता है और ये क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। भाई उनका खाना ही वही है तो वो खा लेते हैं और वो वॉक भी कर लेते हैं और फ्लाई भी कर लेते हैं, ठीक? ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। दिख रहा है? अब हम बात करते हैं एंट्स की। एंट्स कहाँ पे रहते हैं? आपने ज़्यादातर देखा होगा मिट्टी में या बर्रोw ऐसे छोटे-छोटे होल्स बना लेते होंगे, उसमें रहते होंगे। अच्छा, एंट्स की एक बहुत, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, हम सबको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि वो बार-बार गिरती है, आपने देखा होगा क्लाइंब जब करती होगी, बार-बार गिरती है, लेकिन जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच जाती, कभी भी गिव अप नहीं करती। तो ऐसे ही हम सबको भी अपनी लाइफ में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए बेटा, क्योंकि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं, वो हमारे लाइफ का पार्ट होते हैं, ठीक है? पत्तियाँ भी खाती हैं, इंसेक्ट्स भी खाती हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कोई भी इंसेक्ट अगर मरा होता है तो सारी जो चींटियाँ होती हैं, वो मिल के एक साथ लेके जाती हैं। तो यूनिटी भी बहुत होती है इन लोगों में, यूनिटी भी ज़रूरी है, ठीक है? इनके 6 लेग्स होते हैं, ठीक है? वॉक भी कर लेती हैं, रन भी कर लेती हैं, क्लाइंब भी कर लेती हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं काऊ की। काऊ कहाँ पे रहती है? काऊ शेड में रहती है, ग्रासेस खाती है, लीव्स खाती है, ठीक? आपने देखा होगा। वॉक भी कर लेती है, रन भी कर लेती है, लेकिन फ्लाई नहीं कर पाती है। ठीक है? किसी ने देखी है उड़ती हुई गाय? नहीं, काऊ उड़ती नहीं है, सबको पता है। और वो क्या हमें मिल्क प्रोवाइड करती है, तो सोचो मिल्क कितना अच्छा सोर्स है किसका? प्रोटीन का। तो कितनी हेल्पफुल है ना हमारे लिए गाऊ काऊ मतलब गाय, ठीक है? फिर डॉग, डॉग कहाँ पे रहता है? डॉग का जो घर होता है उसको हम कहते हैं केनल। ये वेजिटेरियन भी कह सकते हैं होता है, नॉन वेजिटेरियन भी होता है, मतलब मीट वगैरह भी खाता है, वेजिटेबल्स वगैरह भी, डिपेंड करता है उसकी पसंद पे। ठीक है, ये वॉक भी कर लेता है, रन भी कर लेता है। अगेन इसकी जो स्पेशल क्वालिटी होती है, वो होती है लॉयल्टी एंड इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा वफ़ादार होता है। वी ऑल शुड बी लॉयल, हम सबको भी लॉयल होना चाहिए, ठीक है? सुना होगा ना, कुत्ते बहुत वफ़ादार होते हैं। अब हम देखते हैं बेटा बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी हमें समझ में आ जाएगा, यहीं पे हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि डायवर्सिटी और बायोडायवर्सिटी में क्या डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Biodiversity is the variety of different living organisms in a habitat or on earth, ठीक है? मतलब अलग-अलग
वैराइटीज या डिफरेंट टाइप्स किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जिनके अंदर जान होती है, ठीक है, उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अभी आप लोग कहोगे मैम डाइवर्सिटी में भी कुछ ऐसे ही बताया था आपने, है ना, देखा, मुझे पता था। देखो बेटा, डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी होगा ना वो बहुत मतलब आप जनरली यूज कर सकते हो किसी भी कॉमन कल्चर के लिए या किसी भी कॉमन चीज के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन बायोडाइवर्सिटी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। स्पेसिफिकली आप कह सकते हो किसके बारे में बात होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो जो भी डिफरेंट वेराइटीज लिविंग ऑर्गेनिज्म की हमारे अर्थ पे रहती है उसी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे आप किसी फॉरेस्ट में जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, अलग अलग बर्ड्स देखने को मिलेगी, अलग अलग इंसेक्ट्स और एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो यही है बायोडाइवर्सिटी। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जो है वो 3 टाइप्स की होती है। अगर हम कॉमनली देखें तो प्लांट डाइवर्सिटी, एनिमल डाइवर्सिटी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी, ठीक है। प्लांट डाइवर्सिटी क्या, वही डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स जो मैंने पहले डिस्कस किया है। एनिमल डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, मतलब डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, आपको माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए। उसके एग्जाम्पल में है वायरस, बैक्टीरिया, ये सब क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अच्छा चलिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाती हूँ, क्योंकि कोविड की कंडीशन से बहुत सारे लोग अवेयर है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा कि कोविड में क्या हुआ था, कोरोना वायरस, या बहुत सारे लोग कोरोना वायरस के नाम से जानते होंगे। तो जो वायरस है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, और आप डायरेक्टली अपनी आईज से उसको नहीं देख सकते हो। अगर हम डायरेक्टली देख पाते तो हम मतलब शायद फिर उतनी बुरी कंडीशन ना होती जितनी ग्लोबल लेवल पे हो चुकी थी, क्योंकि वो वायरस आप डायरेक्टली नहीं देख सकते थे। तो वो बहुत ज्यादा एक दूसरे में ट्रांसफर हो रहा था, एक दूसरे से कितने इजिली ट्रांसमिट हो जाता है। अगर देखो, हम लोग हैं, हमें कोई डायरेक्टली अटैक करने आ रहा है, हम सामने से देख पा रहे हैं डायरेक्टली, है ना, तो हम प्रिकॉशंस बहुत अच्छे से ले सकते हैं, है ना। लेकिन जो चीज आप देख ही नहीं पा रहे हो उसके बारे में कैसे आप, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब वो आपके पास आ रहा है ना। तो यही हुआ था कोरोना वायरस में, क्योंकि हर कोई माइक्रोस्कोप तो नहीं लेके चल रहा था अपने साथ ना, तो वो एयर में पूरी तरीके से कंटामिनेट हो चुकी थी एयर। तो बहुत इजिली हम लोग उसको इनटेक कर ले रहे थे, मतलब बहुत इजीली एक दूसरे से वो ट्रांसमिट हो जा रहा था। तभी कोरोना वायरस में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है ना वो लॉस हो रही है, बहुत ज्यादा उसका लॉस देखने को मिल रहा है, वो खत्म हो रही है, ठीक। उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, तो उसको हम देखते हैं कि क्या रीजन है कि बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो पहला है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एंड लैंड यूज चेंज। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्या बेटा, मतलब, एक मिनट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मतलब आप ऐसे समझो कि हमारा जो नेचुरल होम होता है या नेचुरल एनवायरनमेंट आप कह सकते हो, वो हमारा हैबिटेट होता है, ठीक। अब कोई उसको डिस्टर्ब करेगा तो उसके रहने की जगह डिस्टर्ब हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से उस स्पीशीज का लॉस होगा, है ना। तो अल्टीमेटली आप देखो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है ना, लैंड यूज चेंज हो रहा है, क्यों, अर्बनाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग गांव से शहर की तरफ बहुत ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं ना। तो उन्हें भी तो रहने के लिए जगह चाहिए, जब वो गांव से शहर में आएंगे रहने के लिए जगह चाहिए, जगह है ही नहीं तो डिफोरेस्टेशन होगा, मतलब बहुत सारे पेड़ काटे जाएंगे ताकि वहां घर बनाया जा सके। तो बहुत सारे जो स्पीशीज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उनका घर भी तो जाएगा जो फॉरेस्ट में रहते हैं, है ना। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। दूसरा रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, बहुत ज्यादा अननेसेसरी एनिमल्स को हंट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग हो रही है, तो ये सब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस का रीजन है। फिर थर्ड वन इज इन्वेजिव स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज क्या होता है बेटा, इसमें कोई भी फॉरेन स्पीशीज होगी वो आके
जो एग्जिस्ट कर रही है स्पीशीज उसकी जगह ले लेती है। मान लो ये है आपका घर, आप समझ रहे हो ना, ये आपका घर है, आप यहाँ पे रहते हो। अब कोई फॉरेन स्पीशीज या आप ऐसे समझो कोई भी इंसान आए और आपकी जगह लेने की कोशिश करे इस घर में, आपको हटा दे। ज़ाहिर-सी बात है, जब वो आपकी जगह लेने की कोशिश कर रहा है तो मतलब वो आपको हटा के लेने की कोशिश कर रहा है। तो फिर जो यहाँ पे है इंसान, उसका तो हैबिटेट लॉस हो गया ना, बायोडायवर्सिटी लॉस हो गई, उसके पास से तो सब जा चुका है। उसी तरीके से मान लो यहाँ पे कोई स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मान लो व्हीट है, ठीक है? यहाँ पे व्हीट है बहुत सारे। अब कोई दूसरी फॉरेन स्पीशीज आ गई, ठीक? अब वो यहाँ पे आके यहाँ पे खुद ग्रो करने लगे, तो ये व्हीट जो है इसका लॉस नहीं हो जाएगा, बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तो दूसरी स्पीशीज आके वो एग्जिस्ट करने लगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी उसको रास्ते से ही हटा दिया। अब हम देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। भाई कोई अटैक कर रहा है आपको, कोई तकलीफ पहुंचा रहा है, तो खुद को प्रोटेक्ट भी तो करना है ना? तो इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ डायवर्सिटी का मतलब ही यही है बेटा कि आप एक प्रॉपर मैनेजमेंट से प्रोटेक्ट कर सको अपनी बायोडायवर्सिटी को। देखो, प्रोटेक्टिंग, प्रिजर्विंग एंड मैनेजिंग द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? हमें अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो भी हमारे अर्थ पे, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबको क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ऑलराइट बच्चों, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए मैं दो एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। वन इज इन सीटू एंड अनदर वन इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में आप क्या करते हो कि मान लो आप अपने रूम में हो ना, आप ऐसे इमेजिन कर लो कि वहां पे जो भी एनिमल्स रहते हैं या जो भी प्लांट्स हैं, है ना, आप उसी एरिया को प्रोटेक्ट कर दो, मतलब कोई भी बाहर से आके हार्म ना कर सके। ऐसे प्रिकॉशंस लो, आप ऐसा सेटअप करो कि कोई भी बाहर से आके उस एरिया को हर्ट ना कर सके, ठीक है? किसी भी तरीके से हार्म ना कर सके। तो उसको हम क्या कहते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। एक्स सीटू में आप क्या करते हो कि उस स्पीशीज को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देते हो और वहां पे उसको प्रोटेक्ट करते हो। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या? एक्वेरियम। एक्वेरियम में क्या करते हो? आप फिश को लेके आते हो, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो और फिर वहां पे क्या करते हो? एग्जैक्टली, वहां पे आप फिश को रखते हो ना एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में। तो आप, पर्पस दोनों का सेम ही है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, हार्म नहीं पहुंचने देना है, लेकिन तरीके अलग हैं। एक को आपने शिफ्ट नहीं किया, उसकी जगह पे ही रहने दिया, और एक में आपने क्या किया? एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहां पे प्रोटेक्ट कर दिया। ऑलराइट बच्चों, आई होप डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, एनिमल्स क्या होता है, ये सारी बातें क्लियर होंगी।